नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार देखने को मिला मार्केट में। दिन भर में अहम खबरें कौन कौन से आई हैं, कौन से स्टॉक में एक्शन था, कौन से सेक्टर में एक्शन देखने को मिला, इन सब पर हम आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मार्केट पर आज नजर डालें तो जो एक्सपायरी हुई है वो आज कमजोरी के साथ ही हुई है। 17,900 के लेवल्स के नीचे आज हुई है एक्सपायरी। और बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी आई थी, लेकिन उसके बाद करीब करीब 200 अंक नीचे आज बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग देखी। लेकिन आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा ये भी एक बार समझ लेते हैं। और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। डिम्पी, बताइए। बिल्कुल, आज का दिन अगर सेलिब्रेशन का दिन था वो बैंक निफ्टी के लिए था। और बैंक निफ्टी ने न केवल आज ज़बरदस्त रिकॉर्ड हाई बनाया बल्कि रिकॉर्ड हाई थोड़ा नीचे भी आ गया। और अब आप बैंक निफ्टी के लेवल्स देख पा रहे होंगे, 41,200 पे जाके बंद हुआ। निफ्टी के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था आज के अंदर, लेकिन वो दोपहर होते होते फिर से गुम हुआ और आज हमने 18,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। पिछले 3 दिन में बार बार 18,000 के ऊपर नीचे जा रहे हैं और मार्केट की यही रेंज बनी हुई है। आज एडवांस डिक्लाइन शुरुआत में 1500 शेयरों की बढ़त का था, लेकिन क्लोज होते होते ये डिक्लाइंस में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा शेयर्स कल के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर थे। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने वो रखता हूँ कि निफ्टी के टॉप गेनर कौन कौन से थे। आज मारुति सुजुकी के अंदर काफ़ी ज़ोरदार मूव आते हुए दिखा। आपको एक रिपोर्ट आती हुई दिखी, जिस रिपोर्ट ने यह कहा गया कि 10,500 तक मारुति जा सकता है। तो मारुति आज इंडेक्स का टॉप गेनर बन गया। आज आइशर मोटर के अंदर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हमको बनती हुई दिखी है। अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स चल रहे थे, बट अदानी पोर्ट्स क्योंकि निफ्टी का शेयर है तो इसके अंदर हमको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती हुई दिखा। पावर ग्रिड और NTPC, दो सरकारी बिजली से जुड़ी हुई कंपनियां, इनके अंदर भी आज आपको हरा निशान आते हुए दिखा और इनकी परसेंटेज करीब करीब 1.5 से 2.25% की थी। आज जिन शेयर्स में थोड़ा नुकसान देखने को मिला उसमें था हिंडाल्को। हिंडाल्को आज निफ्टी का टॉप लूजर बन गया और इसकी गिरावट कहीं 3.5% से ज़्यादा की थी। साथ ही इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, दो IT कंपनी आज नहीं चल पाई और इन्होंने आज ड्रैग किया निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी की वेटेज वाली कंपनियां हैं, इन दोनों ने आज काफ़ी ड्रैग किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो और टाटा स्टील ने भी आज मार्केट को काफ़ी डिस्टर्ब किया। ये दोनों शेयर्स भी आज मार्केट के अंदर नहीं चल पाए। अब मैं आ जाता हूँ छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, वहाँ पर आज क्या हुआ। अगर वहाँ पे आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आज दिन एक्चुअली में टायर कंपनीज का था। अपोलो टायर, सीएट पे 20% का, सर्किट, MRF थोड़ा बड़ा शेयर होने की वजह से परसेंटेज में करीब 7% चला। तो आज टायर कंपनीज के लिए दिन काफ़ी बेहतर था। और कुछ सीमेंट कंपनीज भी चलती हुई दिखी, उसमें अंबुजा सीमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव था। इसके अलावा कॉफ़ी से जुड़ी हुई कंपनी है जैसे बॉम्बे बर्मा, ये शेयर आज काफ़ी मूवमेंट में रहा और इस शेयर के अंदर आज की जो बढ़त है करीब 4% की। इसके अलावा गुजरात गैस और महानगर गैस से जुड़ी हुई दो कंपनियां, ये भी काफ़ी अच्छी छोटे मझोले कैटेगरी से चलती हुई दिखी हैं। इसी में अगर आप छोटे मझोली कंपनीज़ में अगर नुकसान वाली कंपनीज देखेंगे तो आपको अजंता फार्मा दिखेगा, वहाँ पर आज करीब नुकसान 3-3.5% का था। इसके अलावा लॉरस लैब डेज लो पे जाके बंद हुआ और इसने आज एक स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन भी किया है। अगर ये जल्दी सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर और भी टूट सकता है, मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है। इसके अलावा BHEL और सेल, दो सरकारी कंपनीज भी आज मार्केट में प्रेशर बनाने का काम करती रही और ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी हायर रेंज को छोड़ के अब लोअर रेंज के अंदर वापस से एंटर कर लिया है। तो ये कुछ एक शेयर्स थे जो मार्केट के अंदर आज रिदम बनाते हुए दिखे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ मार्केट एक्शन अभी हम आपको बता रहे थे, लेकिन इस बाजार में हमारी काफ़ी सारी एक्सपर्ट्स से भी बात हो रही है, उनका क्या कहना है एक एक करके ये भी सुन लेते हैं। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा और दिनशा ईरानी से चार्ट पर चर्चा की। समीर अरोड़ा को अभी टेक शेयर पसंद नहीं आ रहे हैं, सुनते हैं क्या है वजह। समीर, you've been a tech bull for your entire career. अभी टेक आपके पास ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट नहीं, जीरो है। क्यों? अब हमने सोचा कि अगर हम मार्केट को नेक्स्ट 6-9 महीने के लिए देखें, 12 महीने भी, व्हाट इज़ द बिग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड? द बिग प्रॉब्लम इज़ कि US इन्फ्लेशन बहुत हाई है और उसमें US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है और थ्रेटन कर रहा है कि और भी बढ़ाऊंगा। यूरोप में भी प्रॉब्लम हो रही है गैस की और अदरवाइज। तो इंडियन टेक कंपनियों के कस्टमर कौन है? वही US लिस्टेड कंपनीज और वही यूरोपियन कंपनीज। एंड हम कहें कि टेक बड़ा ज़रूरी है और आजकल टेक के बगैर बिजनेस नहीं चलते, बट अगर उन कंपनियों पे प्रेशर आता है तो उनके स्पेंडिंग हैज़ टू कम डाउन। और हम ये भी कर रहे हैं कि हमने जो टेक के शेयर बेचे तो हमने वो बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं।
हमने उनको फाइनेंशियल स्टॉक्स में और कंज्यूमर स्टॉक्स में डाल दिया है। तो वन ऑफ द रीज़न हम आजकल अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो टेक नहीं है। अब वो देखते हैं, प्लान नहीं है अभी खरीदने का? नहीं अभी तो नहीं है। अब वो 4-6 महीने बाद अगर लगे कि यूएस मार्केट करेक्ट हो गई है या इनकी वैल्यूएशंस बड़ी दुखदाई हो गई हैं तब ले लेंगे। बट वो उन्हीं 3-4 सेक्टर्स में हम अच्छी चीज़ों में घूमते हैं। अरे बायबैक कर रहे हैं तो उससे इनका सेंटिमेंट चेंज नहीं हो सकता? नहीं बायबैक लोगों को मज़ा आता है ग्रोथ से, क्योंकि अभी ग्रोथ जैसे आप आज ही गोल्डमैन सैक्स ने करीब 4 की पता नहीं 6% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब 6% रेवेन्यू ग्रोथ के लिए तो हम शेयर नहीं खरीद रहे, जबकि भारत में इतनी ज़्यादा, जब भारत इटसेल्फ 12% मतलब रुपी टर्म्स में, नॉट डॉलर टर्म्स में, अगर हमारी जीडीपी 6-7% है, 5-6% इन्फ्लेशन है, तो इंडिया 12-13% ग्रो हो रहा है। तो टेक सेक्टर के 5-6% ग्रोथ का हम क्या करें? और इस बीच गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि बाजार में वापस दायरे में आ सकता है। निवेशकों को इस समय बेहतर स्मॉल कैप शेयरों में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। बाजार चला पिछले 2 महीनों में क्योंकि सारे जो नेगेटिव्स थे जून या जुलाई के महीने में वो सारे डिस्काउंटेड हो गए थे, और अब 18,000 के इंडेक्स में सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो मेरे हिसाब से डिस्काउंट हो चुके हैं। और हमें ये नहीं भूलना होगा कि पिछले 9 महीनों में मार्केट ने 2-3 बार 18,000 के लेवल पे के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी, वो बट बार बार वहां पर सेलिंग प्रेशर आई। अगर हम नंबर्स की बात करें तो अप्रैल के महीने में हम 18,100 से घूमे थे और अर्ली दिस ईयर हम 18,350 से घूमे थे, और इसलिए पिछले एक हफ्ते में हम जैसे ही 18,000 के ऊपर जा रहे हैं थोड़ी बहुत सेलिंग आती है। आई थिंक ये वीकर हैंड से है, मगर आई थिंक ऐसा लग रहा है कि एक बार वापस मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। सो इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी यहाँ से है नहीं। 18,000 और 18,600 में 3 से 4 बड़े बड़े रेसिस्टेंस है, तो इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और बैंक निफ्टी में जैसे आपने कहा 41,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि वहां से गिरावट चालू हुई थी और एक पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है पिछले 2-3 महीनों में, और क्या गजब का आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लिया है और किसी का पोजिशनल मेंटालिटी है तो 41,500 से 800 में थोड़ी बहुत डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। यहाँ से पुल बैक आएगा। बट आई थिंक द की टेक अवे आज के इंटरेक्शन में जो अभी तक मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स में यहाँ से इतना कोई स्पेशल होने वाला नहीं है। स्टॉक्स में रहिए, थीम्स में रहिए, सेक्टर्स में रहिए, वहां पैसा बनेगा। और ग्लोबल फंड मैनेजर्स सुपर बेरिश मोड में हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे के मुताबिक फंड मैनेजर्स का कैश लेवल 20 साल के ऊपरी स्तर पर है। इस ताज़ा सर्वे में और क्या निकल कर आया, इस पर एक जानकारी ले लेते हैं, एक अपडेट ले लेते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा बताइए। जी हाँ, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने ग्लोबल फंड मैनेजर्स का एक सर्वे किया और उसी के चलते उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, जहां उन्होंने कहा कि ग्लोबल फंड मैनेजर्स का सेंटिमेंट अभी काफ़ी बेरिश है। उन्होंने रिपोर्ट में ऐसा भी कहा है कि कैश लेवल्स में काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला है। इनफैक्ट जो 5.7% पे था कैश लेवल, उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है और अभी कैश लेवल 6.1% के आसपास है। उन्होंने कहा कि फंड मैनेजर्स का ऐसा मानना है कि फंडामेंटल रीजंस के कारण अभी सेंटिमेंट बेरिश है। ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ऑल टाइम लो लेवल्स पर है और जिन फंड मैनेजर्स का सर्वे किया गया था उसमें से 72% फंड मैनेजर्स का ऐसा मानना है कि नेक्स्ट ईयर इकोनॉमी में वीकनेस देखने को मिल सकती है। फंड मैनेजर्स 79% ऑफ द फंड मैनेजर्स का ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अगले 12 महीनों में। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रेफरेंसेस और रिस्क टॉलरेंसेस पर भी इस रिपोर्ट में बात की गई है, जहां उन्होंने कहा कि 60% ऑफ द इन्वेस्टर्स अभी नॉर्मल से लोअर रिस्क अभी ले रहे हैं। और टॉप 3 रिस्क्स की बात करें तो इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक का पॉलिसी एक्शन और जियोपॉलिटिक्स पर आगे का आउटलुक निर्भर रहेगा। तो अभी के लिए ये रिपोर्ट में ऐसा ही कहा गया है कि फंड मैनेजर्स का सेंटिमेंट काफ़ी बेरिश है और कैश लेवल्स बहुत हाई लेवल्स पर है। और इस बीच आज बैंकिंग स्टॉक्स भी फोकस में थे। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी बैंकों पर रिपोर्ट जारी की है और क्या कुछ निकल कर आया इस रिपोर्ट में, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए विनी जुड़ चुकी हैं। विनी बताइए।
तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में उन्होंने 4 बैंक्स के बारे में बात की है। पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया और लक्ष्य दिया हुआ है 1225 रुपीज़। तो वो पॉजिटिव क्यों है आईसीआईसीआई बैंक पे? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ है वो उनकी रन रेट जो है इंप्रूव होगी आगे जाते हुए। स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी ट्रेंड भी कंटिन्यू होगा कंपनी का, और उसके अलावा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट होगा वो सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को। सेकंड बैंक की बात करते हैं वो है कोटक महिंद्रा बैंक। वहाँ पे भी कंपनी ने मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन किया हुआ है और जो लक्ष्य दिया हुआ है वो है 2215 रुपीज़ का लक्ष्य दिया हुआ है। वो बिलीव करते हैं कि यहाँ पे जो लोन ग्रोथ मोमेंटम है वो मेंटेन रहेगा और आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है और क्रेडिट कॉस्ट भी स्टेबल रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सपोर्ट है हायर एक्सपोजर मार्जिन्स में इन फ्लोटिंग लोन्स वो सपोर्ट करेगा ओवरऑल कंपनी को। इसके लिए वो लोग इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं कोटक बैंक के लिए। फेडरल बैंक की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली बिलीव कर रहा है वहाँ पे उनकी रेटिंग ओवरवेट रेटिंग है। टारगेट प्राइस है 155 रुपीज़ पर शेयर और जो लोन ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट करे कि वो 18 to 20% में होगा। FY23 के लिए मार्जिन्स कंटिन्यू रहेंगे, इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट कुछ सालों में भी। और उसके अलावा जो रिटर्न ऑन एसेट है वो एस्टिमेटेड है कि वो भी ज़्यादा होगा, मोर देन 1.25% होगा ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल। तो वो भी इम्प्रूवमेंट वहाँ पे भी अच्छी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। उसके अलावा लास्ट जो बैंक है वो है एक्सिस बैंक के बारे में। वहाँ पे भी उन्होंने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस दिया हुआ है 1000 रुपये का और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो हायर इंटरेस्ट रेट है, बेटर लोन मिक्स है, वो सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को। बैंक की फोकस है हायर रिटर्न बिजनेस पे और उसके अलावा रिड्यूस्ड एक्सपोजर जो लो प्रॉफिट बिजनेस पे है वो सपोर्ट करेंगे ओवरऑल एक्सिस बैंक की ग्रोथ के लिए। और इसीलिए उनकी जो एक्विजिशन प्लान्स भी है सिटी के लिए वो भी एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आ रही है मॉर्गन स्टैनली पे बैंक्स पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमिनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एनटीपीसी के स्टॉक पर। और ये स्टॉक लगातार फोकस में है और आज अपने नए 52 वीक हाई पर भी कारोबार कर रहा था। सरकार ने एनटीपीसी के 3 पावर प्लांट के लिए कोल लिंकेज के लिए 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। ये कौन से 3 पावर प्लांट्स हैं और बाकी प्लांट्स के लिए क्या योजनाएं हैं, इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, ऐसे समय में जब देश में कोल की डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, नॉन पावर सेक्टर हो, ऐसे समय में एनटीपीसी के लिए राहत की खबर है क्योंकि स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी ने एनटीपीसी के 3 पावर प्लांट्स के लिए जो ब्रिज लिंकेजेज हैं कोल के लिए उसको एडिशनल एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। एनटीपीसी के अगर आप बाढ़, टांडा और बरौनी पावर प्लांट्स की बात कर लीजिए, इसके लिए ब्रिज लिंकेज में एक्सटेंशन, अतिरिक्त एक्सटेंशन देने का फैसला किया गया है। करीब 4000 मेगावाट की कैपेसिटी के पावर प्लांट्स हैं और इनके लिए 3 साल का एडिशनल ब्रिज लिंकेज एक्सटेंशन देने का फैसला स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी ने किया है। तो ये काफ़ी बड़ी राहत है। हालांकि एनटीपीसी के 2 और पावर प्लांट्स हैं, एक है लारा में और दूसरा दर्लीपल्ली में। उसके लिए एडिशनल एक्सटेंशन देने पर सहमति नहीं बनी है स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी की बैठक में और उम्मीद ये है कि करीब 3200 मेगावाट कैपेसिटी के दोनों पावर प्लांट्स हैं, इनके लिए एक्सटेंशन देने पर फैसला जो है वो अगली बैठक में हो सकती है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात की सिफारिश की थी कि कम से कम 5 साल का जो ब्रिज लिंकेज एक्सटेंशन है कोल के लिए वो इन पावर प्लांट्स को दिया जाए, लेकिन नीति आयोग की सिफारिश ये थी कि अधिकतम 3 साल का ही अतिरिक्त एक्सटेंशन जो है ब्रिज लिंकेज एक्सटेंशन इन पावर प्लांट्स को देना चाहिए। खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपको कोल ब्लॉक से जल्दी प्रोडक्शन करना है, उसके ऑपरेशनलाइजेशन में तेज़ी लानी है, तो आपको अधिकतम 3 साल का ही एक्सटेंशन देना चाहिए। कोल इंडिया ने भी नीति आयोग की सिफारिश पर सहमति जताई और कहा कि अधिकतम एक्सटेंशन 3 साल का ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी ने 3 साल के ही एक्सटेंशन पर सहमति जताई और वही 3 साल का एक्सटेंशन जो है इन पावर प्लांट्स को दिया गया। हालांकि अगली बैठक में कुछ और फैसले होंगे और एनटीपीसी को और राहत मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये खबर थी एनटीपीसी से जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपको ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। इसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स शेयर्स में लगातार एक तेजी बनी हुई है। डिटेल्स के साथ मौजूद हैं समीर दीक्षित। समीर बताइए।
जी बिल्कुल। 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है उसको देश के सामने रखेंगे और इस पॉलिसी का मकसद क्या है। दरअसल अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13% के आसपास है। यही कॉस्ट जो है वो जीडीपी में उसमें एक अवरोधक, एक दिक्कत के तौर पे काम करता है। सरकार की मंशा ये है कि नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में है, सामान को एक कोने से लेकर के देश के दूसरे कोने में ले जाने की जो लागत है उसको घटाना है। जो 13% अभी जो लागत आती है इसको घटा करके 10% तक लाने का लक्ष्य है और ये लक्ष्य सरकार को लगता है कि वो साल 2030 तक हासिल कर पाएंगे। जो ग्लोबल बेंचमार्क है 8% का, सरकार उसको लेकर के चल रही है। लेकिन एकदम से बड़े छलांग लगाने के बजाय सरकार फिलहाल 10% को अपना बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रही है और जितना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा उतना ही सरकार को अपने जीडीपी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है इसका जो विजन है, इसका जो मूल भाव है वो यही है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप देश में बनाए, एक रिलायबल, एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो ये उसका विजन रहने वाला है। इसके अलावा जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एक बड़ी बात ये होगी कि अलग अलग 7 अलग अलग मंत्रालय, जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय, एविएशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ऐसे 7 जो मंत्रालय हैं उनके अभी क्या है वो 35 डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके अलग अलग चल रहे हैं। अगर आपको रेलवे की मैं बात करूं तो रेलवे में जो फुट ओवर ब्रिज बनना है या रेलवे के किसी जमीन से अगर आपको कोई पुल बनाना है तो उसके लिए अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे अलग अलग मंत्रालयों के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको एक ही जगह पर लेकर के आया जाएगा। उसका नाम होगा यूलिप, यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पॉलिसी। यूलिप के आने से क्या होगा कि जो भी इंफ्रा के प्रोजेक्ट हैं उनको सरलता से उसको क्लियरेंस मिल पाएगी। तमाम जो अप्रूवल्स है उसके लिए अलग अलग दरवाजे में भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए सरकार एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहती है। वो ये है कि जो लागत है उसको कम करना। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जो सरकार ने ये किया है कि देश के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है जहां अटके हुए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। वो है क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल प्रोजेक्ट मसलन जैसे मान लीजिए कोयले का शिपमेंट एक कोने से दूसरे कोने करना है और कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस करके, यानी कि साल भर के भीतर उस दिक्कत को दूर करना। वेरी इंपॉर्टेंट 1 से 2 साल, और जो इंपॉर्टेंट है उसमें अगले 4 से 5 साल के तहत योजना बनाई जानी है। तो इन तमाम योजना के साथ में सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को 17 तारीख को लॉन्च करेगी, प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे और उसके बाद सरकार को लगता है कि आने वाले अगले 5 से 6 सालों में तकदीर वो बदल पाएंगे। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वो एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। कोरोना महामारी के बाद पहली बार सभी स्थायी सदस्य देशों के नेता एक मंच पर मौजूद होंगे। ये एससीओ समिट कई मायनों में खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा ले रहे हैं। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शिंजॉय चौधरी। शिंजॉय जी, आप बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? प्राइम मिनिस्टर आज उज्बेकिस्तान पहुंचेंगे, मान लीजिए रात 10 बजे। इसीलिए डिनर है 7 बजे, जहां शहबाज शरीफ रहेंगे, जहां शी जिनपिंग रहेंगे। तो बहुत ही चांस है प्राइम मिनिस्टर का मिस करना ये डिनर। यदि पहुंचे ठीक टाइम में देन वी विल हैव टू सी, लेकिन बहुत ही लेट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। कल ज़रूर मीटिंग है जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज आएगा, कनेक्टिविटी आएगा, टेररिज्म आएगा, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद कई बायलैटरल है। एक बायलैटरल में प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन से, वो पोस्ट लंच होगा कल। उसके बाद इब्राहिम राइजी ईरानियन प्रेसिडेंट, उनसे मीटिंग करेंगे। उज़्बेक प्रेसिडेंट से भी मीटिंग करेंगे। अभी तक एजेंडा में कोई मीटिंग, बायलैटरल ऑफिशियल मीटिंग विद शी जिनपिंग या शहबाज शरीफ है नहीं, लेकिन लास्ट मिनट में शी जिनपिंग का साथ कुछ हो ही भी सकता है। यदि कुछ हो, पाकिस्तान के बारे आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यदि दे मीट फेस टू फेस, क्योंकि एक ही जगह रहेंगे, एक ही टाइम में रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर फ्लड के बारे बातचीत कर सकते हैं, 2-4 बात शहबाज शरीफ से। ये छोड़ के कोई बायलैटरल नहीं है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ अभी तक नहीं है, देखने पड़ेगा क्या होता बाद में। और प्राइम मिनिस्टर कल रात को वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिंजॉय आपका ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।